Welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about Newton's law of motion and their related question and their application. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे आते हैं हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमारे मेनली थ्री लॉज, मतलब हमारे न्यूटन्स के थ्री लॉज होते हैं। हमारा एक तो होता है हमारा मीन्स हमारी जो अगर बॉडी कोई रेस्ट में या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है वो रेस्ट और मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और सेकंड आता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, मीन्स हमारा जो एफ होता है वो डीपी अपॉन डी टी के इक्वल होता है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। और जो थर्ड लॉ आता है वो आता है हमारा कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आते हैं हमारे न्यूटन्स के थ्री लॉज। आज हम करने वाले हैं कि जो हमारे न्यूटन्स के लॉज आते हैं उनसे रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जो हमारे न्यूटन्स के लॉज हैं उनकी क्या एप्लीकेशन है वो हम करने वाले हैं। कुछ हमारे इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, शो दैट एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी इन द फॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। मीन्स जैसे हमारा सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ आता है एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी होता है, मीन्स फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमें शो करना है कि जो हमारा एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी है ये हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल से हमारा है, बहुत सिंपल सा मेथड है, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी हमें पता है, ये हो गया। अब डीपी, पी का मतलब है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, मींस हमारा कोई बॉडी मोशन कर रही है उसका कितना मास है और उसमें कितनी वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं अपना मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू डी, पी की जगह हम लिख देते हैं एम इंटू वी अपॉन डी टी। अब हम अपना वही मल्टीप्लीकेशन वाला जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं अपना मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं, मीन्स फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड, मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल है एम एंड वी। तो एक को हम बाहर रखते हैं कांस्टेंट, दूसरे का हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सेकेंडली हम जो हमारा बच गया था उसको बाहर रखते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। सिंपल हमारा ये मेथड होता है। अब हम पहले m बाहर रखते हैं और dv अपॉन dt हमारा आ जाता है, प्लस v dm अपॉन dt आ जाता है। अब ये dv अपॉन dt का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन का मतलब होता है एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं f इज इक्वल टू m की जगह m आ गया और dv अपॉन dt की जगह हमारा आ गया a, प्लस v इंटू dm अपॉन dt मीन्स चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। मीन्स अगर हमारी कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके मास में क्या कोई चेंज आएगा, मतलब अगर रॉकेट प्रोपल्शन जैसी केस है तो उसमें तो मास में चेंज आएगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो उसमें कोई हमारा मास में कोई खास चेंज नहीं आने का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डीएम अपॉन डी को हम लिख देते हैं अपना 0। तो ये आ जाता है हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए। मीन्स हमने क्या किया, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी को एफ इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में हमने शो कर दिया। तो ये आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट आता है मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है मेरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेन्स इन सेकंड लॉ। मींस जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है हमें बताना है कि वो सेकंड लॉ में भी है। जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हमारा चल रही है, मींस एक्सीलरेशन उसका 0 है और वो सेम वेलोसिटी से चल रही है ना स्ट्रेट लाइन, तो वो उसी वेलोसिटी से चलेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ये आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ आता है हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए, मीन्स एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो हमारा जो सेकंड लॉ है उससे हमें जो अपना फर्स्ट लॉ है वो एक तरह से ड्राइव करना है। ये है हमारा इस क्वेश्चन का मतलब। तो सबसे पहले जैसे हमारा सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ होता है हमारा फॉर एफ इज इक्वल टू एम ए, मीन्स एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है हमारा सेकंड लॉ, उसको हमने लिख लिया एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन देयर विल बी अ कंडीशन। मीन्स अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा जो एफ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मीन्स एफ इज इक्वल टू जो एम ए है के इक्वल है, एम ए की जगह क्या आ जाएगा मेरा, एम ए इज इक्वल टू 0। मीन्स एफ की जगह मैं क्या रख दूंगा, 0। कब, जब मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो अगर मेरा एम ए इज इक्वल टू 0 आता है तो मेरी यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। मीन्स एम ए इज इक्वल टू 0 मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है आंसर मेरा 0 आ रहा है। आइदर तो मेरा एम 0 होगा या फिर मेरा क्या होगा, जैसे हमारा एम इंटू ए 0 आ रहा है यहाँ पर, तो मेरा या तो फिर ये m0 होगा या फिर मेरा ये a0 होगा। इन दोनों में से मेरी एक चीज 0 होगी, तभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। अब मैं पहले देखता हूँ मेरा m इज इक्वल टू 0, मास 0, क्या मेरा मास 0 हो सकता है। कोई भी मूविंग बॉडी है वो अगर चलेगी, मीन्स अगर वो चल रही है, कोई मास बॉडी है, मीन्स हमारा कोई भी मैटर है उसमें कुछ तो मास होगा, तो मास तो हमारा 0 नहीं हो सकता। अब सेकेंड बात आती है हमारी एक्सीलेशन पर। अब एक्सीलेशन में एक्सीलेशन इज इक्वल टू 0, वहां पर आती है मेरी दो कंडीशन ऐसे, अगर एक्सीलेशन 0 है किसी बॉडी का एक्सीलेशन, जैसे मेरा यहाँ पर है, मैं खड़ा हो गया हूँ तो मैं एक रेस्ट पोजीशन में हूँ तो मेरा एक्सीलेशन यहाँ पर है 0। अब मेरा एक्सीलेशन 0 है, इसका मतलब आइदर द बॉडी इज इन रेस्ट, मीन्स किसी बॉडी का अगर एक्सीलेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो वो क्या हो सकता है, वो रेस्ट में हो सकती है। और या फिर अगर किसी बॉडी की एक्सीलेशन की वैल्यू 0 है, वहां पर क्या हो सकता है, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट
वेलोसिटी। मीन्स जैसे हमारा एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, अगर हमारा जो ये v है v कांस्टेंट हो जाए, मीन्स अगर ये किसी का डिफरेंशिएशन का, जैसे आपको पता है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो इसी तरीके से अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हो तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी जीरो। तो इसी तरीके से a अगर जीरो है तो दो कंडीशन है, तो बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। और यही क्या होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू है जीरो। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इसी में आता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन्स द सेकंड लॉ। मीन्स हमारा न्यूटन जो सेकंड लॉ होता है उससे हमने ड्राइव कर लिया अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मीन्स एफ इजिकल टू एम ए के हमने दिखा दिया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ये आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि आता है शो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन्स सेकंड लॉ। मीन्स जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसमें हमारा सेकंड लॉ आ जाता है। मीन्स न्यूटन के सेकंड लॉ को लेके चलना है और हमें अपना न्यूटन का थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन वाला वो ड्राइव करना है। ये हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सो इस पर भी मतलब टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना कि एग्जामिनेशन के टाइम इसको अच्छे से करना है। तो इसमें क्या होता है, शो दैट न्यूटन थर्ड लॉ कंटेन्स द सेकंड लॉ। तो न्यूटन का हमें थर्ड लॉ पता है, एक्शन रिएक्शन होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है हमारा एफ इजिकल टू डीपी अपॉन डी। उन दो चीजों को यूज करके हम क्या इसको क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं अपना डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से, जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में किया है कोलिजन में क्या होता था, हमारी दो बॉडीज होती थी, वो किसी स्पीड से चल रही है, वो आपस में कोलाइड करती थी, कोलाइड के टाइम वो आपस में टकराती थी, कुछ इंटरेक्शन होता था और फिर बाद में वो सेपरेट हो जाती थी। कुछ इस तरीके का हमारा इसमें भी डायग्राम है। मीन्स हमारे पास दो बॉडी है ए एंड बी, हमारी वो मतलब किसी भी स्पीड से वो चल रही है, वो स्पीड की हमें जरूरत नहीं है इसलिए अपने लिखी रही है। तो बिफोर कोलिजन में आता है ए और बी हमारी बॉडियां वो सेपरेटली ऐसे ऐसे चल रही हैं। मीन्स कोई इस डायरेक्शन में कुछ डायरेक्शन में, मीन्स वो अभी उनमें कोई कोलिजन नहीं हुआ है। तो बिफोर कोलिजन की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। ये आता है एट टाइम ऑफ कोलिजन। मीन्स कोलिजन के टाइम क्या होता है, मान लो ये वाली बॉडी यहाँ पर है, ये वाली ये रेस्ट पे है, या फिर ये आपस में टकराए, मीन्स किसी तरीके से आपस में इन्होंने क्या किया, कोलाइड किया। तो कोलाइड करने पर हम क्या देखेंगे, आप ही देख लो कि अगर आप किसी चीज से कोलाइड करते हो या फिर आप आपस में लड़ते हो या फिर कुछ भी करते हो, आप किसी चीज को मारते भी हो तो क्या देखते हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो एक हल्का सा फोर्स आपको भी फील होता है। मींस एक रिएक्शन फोर्स आपको फील होता है। तो अगर दो बॉडी आपस में मतलब टकराएंगी तो ये वाली बॉडी भी इस पर फोर्स लगाएगी और जो ये वाली इधर वाली बॉडी है ये भी इस पर फोर्स लगाएगी। मींस फोर्स ए बॉडी और बी बॉडी, फोर्स दोनों बॉडी लगाएंगी, ए बॉडी भी लगाएगी और बी बॉडी भी लगाएगी। तो इस तरीके से ए बॉडी पर लगा रही है बी वाली फोर्स और बी बॉडी पर लगा रही है हमारी ए वाली फोर्स। आफ्टर द कोलिजन के बाद क्या होगा, मीन्स जैसे कोलाइड किया तो कोलाइड करने पर जिसका कोई इधर चली जाएगी कोई उधर चली जाएगी। तो ऐसी ए और बी हमारी सेपरेट हो गई है और v1 और v2 वेलोसिटी से हमारी अपनी अलग अलग चलने लगी है। अब एक आती है हमारी इसकी स्टेटमेंट में क्या, जैसे हमने ये जो डायग्राम बनाया ना इसको एक तरीके से हमें मतलब लिखना है। जैसे फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आता है तो वहां पर ऐसे तो है नहीं, हम इसको बना देंगे और अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे कि हमारी दो बॉडी है ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर हम समझाएंगे। तो इसको हम एक अच्छे से पैराग्राफ बना के लिख देते हैं ताकि मतलब इंप्रेशंस भी पड़े और क्वेश्चन जो हमारा पढ़ेगा या फिर हम करेंगे हमको समझ आए। सिंपली हमें वो लिखना है। जैसे सिंपल वही, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट ए एंड बी कोलाइड विद ईच अदर। मींस हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं आपस में एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स अदर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मींस बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के वो आपस में कोलाइड करेंगे, एकदम टकराएंगे और अलग हो जाएंगे। सो बोथ ऑब्जेक्ट विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। मींस अगर वो कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे पर क्या है वो फोर्स अप्लाई करेंगे। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, अब हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम अपना न्यूटन के थर्ड लॉ पर पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर आता है हमारा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ इजिकल टू डीपी अपॉन डी मींस फोर्स इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। सॉरी, तो एफ इजिकल टू ए बी इजिकल टू एफ, यहाँ पर आता है हमारा जैसे फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी है। अब हम जो ए बॉडी है और बी बॉडी है उनके लिए सेपरेटली लिख लेते हैं। मींस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, आपस में इंटरेक्शन हुआ है तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज नोन एज एफ ए बी और वो हो जाएगा इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। अब हमारे पास कोई ए बॉडी है उस पर बी बॉडी कोई फोर्स लगाएगी तो उसमें कुछ चेंज होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वहां पर क्या चेंज होगा, मोमेंटम। तो यहाँ पर आ जाएगा डीपी अपॉन डीटी। मींस ए बॉडी का जो मोमेंटम में कुछ चेंज हो रहा है रिलेटेड टू
टाइम। ये आ गया मेरा फर्स्ट, मतलब एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन मान लो ऐसे कुछ, एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी ए अपॉन डी टी। नेक्स्ट आती है मेरी एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी बी अपॉन डी टी, मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मीन्स फोर्स, एक बॉडी है बी, उस पर ए की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसके मोमेंटम में, बी बॉडी के मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो डी पी बी अपॉन डी टी, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं। अब इसको जो हमारी दोनों इक्वेशन नहीं है डी पी बी और डी पी ए वाली, इन दोनों को हम कर देते हैं सम आपस में, तो डी पी बी और डी पी का आपस में हमने सम कर दिया, क्या आ गया मेरा एफ ए बी प्लस एफ बी ए, मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इन दोनों को सम करने के बाद मेरी एक कंबाइंड इक्वेशन जो बन के आती है वो आती है डी, जो पी वाले मीन्स जो हमारी जो मोमेंटम होता है दोनों बॉडीज का, उनको सम करके आपस में हम लिख देते हैं पी ए प्लस पी बी अपॉन डी टी। यहां तक का हमारा सिंपल वर्क हो जाता है। नेक्स्ट आता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर तो हम लेके चल रहे थे कि हमारा कोई मतलब फोर्स लगा रही, ए बॉडी बी बॉडी पर फोर्स लगा रही है और बी बॉडी ए बॉडी पर फोर्स लगा रही है, लेकिन अगर हमारी कुछ ऐसी कंडीशन हो कि हमारा जो एफ की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है वो जीरो है, तो वहां पर क्या होगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो, मीन्स जो dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ आता है, एफ की जगह मैं क्या रख दूंगा, अपना जीरो रख दूंगा, और dp अपॉन dt मेरा किसके इक्वल आता है, यहाँ से देखो ये मेरा दोनों थे, दोनों सम करने के बाद मैंने एफ के इक्वल थे, ये दोनों मेरे एफ के इक्वल आते थे, तो dp अपॉन dt की जगह मैं लिख सकता हूँ अपना ये, मीन्स दोनों को सेपरेटली था ये, इनको कंबाइंड फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो dpa प्लस dpb अपॉन dt इज इक्वल टू मेरा फोर्स होता है, फोर्स कितना है मेरा जीरो, और ये सारी वैल्यू, ये जितनी भी मेरी वैल्यू है ये किसके इक्वल आती है, मेरी एफ ए बी प्लस एफ बी ए के, तो मेरा इसकी जगह क्या आ जाता है एफ ए बी प्लस एफ बी ए के, और उस साइड तो मेरी फोर्स की वैल्यू चली रही है वो क्या हो गई है मेरी जीरो, मीन्स क्योंकि मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, इसलिए उस साइड आ जाती है मेरी जीरो, तो मेरी इक्वेशन बन जाती है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए, मीन्स ये वाली मेरी उस साइड चली जाती है, तो एफ माइनस का एफ बी ए इज इक्वल टू हो जाती है मेरी एफ बी ए, मीन्स फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू नेगेटिव द फोर्स ऑन B, मीन्स फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू माइनस का फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इसका क्या मतलब होता है, ये बॉडी इस बॉडी पर रिएक्शन लगा रही है, तो ये वाली बॉडी अपोजिट रिएक्शन लगाएगी A बॉडी पर, मीन्स अगर A बॉडी कुछ फोर्स लगा रही है B बॉडी पर, तो जो B बॉडी है वो A बॉडी पर फोर्स लगाएगी उसके नेगेटिव का, और यही क्या होता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मीन्स every action have a equal and opposite reaction, means every action have a equal है दोनों, have अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट किसी कैसे है, उसमें नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, एवरी रिएक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या हमने किया, सबने न्यूटन सेकंड लॉ से अपना जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो है ड्राइव कर लिया। ये आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एग्जामिनेशन के लिए हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल सा हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको सोल्व करते करते हम अपना क्या बना लेते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि होता है एक्शन, एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि है डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मीन्स हमारा जो वो होता है, हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मीन्स जो लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी का प्रोडक्ट, वो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, मीन्स दो स्टेट में जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, वो हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सिंपल सा ही हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में भी हमारा आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम अपना न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि होता है हमारा एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें आता है फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में अभी हमने अपनी पिछले वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में किया था, हमारा क्या आ गया था, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए, मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये आ गया था हमारा अपने पीछे जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें। तो हम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम अपनी ए इक्वेशन। इक्वेशन मानने के बाद नाउ हम करते हैं एफ ए बी, हम सिंगल टर्म्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी ए अपॉन डी टी, मीन्स फोर्स ऑन ए। एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मीन्स ए पर फोर्स लग रहा है, और जिस बॉडी पर फोर्स लगेगा, मीन्स जिस चीज पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसमें क्या होता है, उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है। मीन्स ए बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर डी पी हमने डी पी ए रख दिया, मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू, मीन्स रिलेटेड टू टाइम के अकॉर्डिंग हमारा क्या लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू डी पी ए अपॉन हमने डी टी रख दिया। अब जो डी पी ए है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, मीन्स जो ए बॉडी है वो हमारी फर्स्ट बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी स्टार्टिंग में उसका मास कितना होगा, मतलब फर्स्ट बॉडी है तो m1 ले लेते हैं, स्टार्टिंग में उसका मास m1 होगा और बाद में भी हमारा मास कितना होगा, m1 ही होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और स्ट्रेट लाइन में हमारा कोई भी मास का चेंज नहीं होता है।
सबसे पहले उसकी जो इनिशियली चल रही होगी बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर फर्स्ट बॉडी है तो u1 होगी, और अपने मतलब कोलिजन के बाद या फिर कुछ फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, मींस इनिशियल से हो जाएगी फाइनल, मींस हमारी u1 से हो जाएगी v1। तो लिख देते हैं m1 v1 माइनस m1 u1, मींस हमारा जो फाइनल मोमेंटम आया है, मास इनटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है, ये हमें पता है। तो m1 हमारी m1 मास की बॉडी है, v1 फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है, v1 हो गई है। तो m1 v1 माइनस m1 u1, m1 u1 है हमारा इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा हमारा dpa आ जाएगा अपॉन dt, हमारा एज इट इज आ गया। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से निकाल लेते हैं हम अपनी सेकंड इक्वेशन, मींस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो आ जाती है हमारी dpb अपॉन dt, और dpb मतलब सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी के लिए क्या लेंगे हम m2 लेंगे और u2 एंड v2 लेंगे, मींस u2 से वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v2 हो जाएगी, मींस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन dt। इसको मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन, मींस हमने अपनी fab और fba की वैल्यू सिंपल अपनी m1 v1 की फॉर्म में निकाल लेती है। आती है हमारी फर्स्ट एंड सेकंड। अभी जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन आई है, इनकी वैल्यू रख देते हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। और फिर फर्स्ट इक्वेशन सिंपल हमारी ये थी FAB इज इक्वल टू माइनस का FBA। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो हम अपनी FAB की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट में, और सेकंड वाले की जगह इसमें FBA की जगह हम रख देते हैं ये वाले, और नेगेटिव साइन हमारा एज इट इज आ जाता है। सिंपल हम इतना वर्क कर देते हैं। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मैथमेटिकली जैसे सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, ऐसे सोल्व करना है। dt से हमारा dt हट जाता है इसमें, और जो m1 v1 और जो हमारी 1 वाली टर्म्स हैं उनको ले लेते हैं हम अपनी एक साइड, और जो हमारी सेकंड वाली टर्म्स हैं उनको ले लेते हैं हम अपनी एक साइड। और जो हम फिर एक साइड लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो हमारी इनिशियल वाली टर्म्स होती है मींस u1 वाली होती है, u1 एंड u2 उनको लेते हैं एक साइड, और जो फाइनल वाली टर्म्स होती है मींस हमारा v1 एंड v2 उनको ले लेते हैं हम अपनी दूसरी साइड। सिंपल हमें इक्वेशन ये सोल्व करनी है। तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आती है, वो आती है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2, और यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मींस टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मींस कोलिजन का यहाँ पर सिंपल हमारा मतलब है कोई हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बॉडी आई है, इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसकी वजह से कुछ हमारा मोमेंटम में चेंज आया। तो हमने दिखा दिया कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था, उसके जो दो बॉडीज थी ए एंड बी, उनका जो सम था वो हमारा जो फाइनल कोलिजन के बाद एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद जो मोमेंटम आया है दोनों बॉडीज का, वो भी हमारा इनिशियल और फाइनल सेम आया है। इस तरीके से हम अपने शो कर दिया कि डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट आती है मेरी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है मेरी रिकॉइल ऑफ गन। एग्जामिनेशन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी आती है, जैसे हमारी एक बोट वाली एप्लीकेशन आती है, मीन्स जैसे हमारी जो बोट होती है वो मतलब बैंक के पास आती है, मीन्स जैसे किनारे के पास आती है, अगर हम उसमें से जंप करते हैं तो वो बैक साइड चली जाती है, मीन्स इस तरह की हमारी एप्लीकेशन होती हैं। और एक एप्लीकेशन आती है हमारी इंपल्स वाली, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी रिकॉइल ऑफ गन। जिस तरीके से ये होती है न्यूटन्स के लॉ से, ऐसी ही हमारी मैक्सिमम एप्लीकेशंस हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब होता है जैसे हमारी कोई भी गन होती है, मीन्स कोई हमारी गन है, हम उसको मतलब शूट करते हैं, फायरिंग करते हैं उससे, तो मतलब उसमें हल्का सा सपोर्ट रखते हैं। सपोर्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारी गन होती है उसको रिकॉइल होती है, मीन्स पीछे की तरह, जैसे हमारी जो बुलेट होती है वो फायर होती है, वो आगे जाती है, तो हमारी जो गन होती है वो जो अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा रिकॉइल होती है, मीन्स हल्का सा पीछे हटती है, इसलिए हम उसको सपोर्ट देते हैं। तो हमें शो करना है कि जो हमारा रिकॉइल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मींस अगर हमारी जो बुलेट है वो फायर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में हुई है, एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में हुई है, सामने हुई है, तो जो हमारी रिकॉइल होगा मींस जो हमारी गन होगी वो हल्का सा पीछे होगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जो हमारी मतलब गन है, टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग। मींस हमारे पास एक बुलेट है, उसमें से मतलब हमारे पास एक गन है, उससे हमें फायरिंग करनी है, उसमें हमारे पास कोई अंदर बुलेट है, तो हम मतलब उसको फायरिंग करेंगे। फायरिंग करने पर हम देखेंगे कि जो हमारे हम दो कंडीशन लेंगे, एक तो जब तक हमने फायरिंग नहीं की है, मीन्स हमारे हाथ में सिर्फ सिंपल गन है, दूसरा हमने फायरिंग कर दी है, तो उसके बाद मतलब क्या होगा, तो उसमें होगा टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग। तो टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग, फायरिंग में हमारी मतलब जो कैपिटल एम है वो है हमारा जो हमारी गन है उसका मास, और जो स्मॉल एम है वो है हमारी जो बुलेट का मास है, मीन्स जो उसके अंदर हमारी गोली है वो। और जो वी, जो हमारा ये वी आता है कैपिटल वी, ये आता है हमारा जो हमारी गन है उसकी वेलोसिटी, और जो हमारा स्मॉल वी आता है ये आता है हमारी जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पर देख लेते हैं
जब तक हमने फायरिंग नहीं किया, मीन्स हमारे हाथ में सिंपल ये गन है। अब हाथ में गन है तो जो गन है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और उसके अंदर बुलेट है, उसमें कोई फायरिंग नहीं हुई है तो बुलेट भी अपनी जगह है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो कैपिटल एम इंटू जीरो प्लस स्मॉल एम इंटू जीरो, मीन्स दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। तो ये वाला पार्ट मेरा सारा क्या हो जाता है, जीरो। नेक्स्ट आती है कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, मीन्स कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन। जैसे हम अपना शूट करते हैं, शूट करने से हमारी जो हल्की सी गन पीछे होती है तो वहां पर उसकी कुछ वेलोसिटी बन जाती है, वो बनाते हैं हम अपनी कैपिटल वी वेलोसिटी। प्लस आ जाती है हमारी स्मॉल वी। स्मॉल एम वी का मतलब है हमारा स्मॉल एम मास ऑफ द बुलेट एंड वी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जो मतलब फायर हुई है। तो यहाँ से हमारी आ जाती है इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल एम वी, मीन्स हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है उनमें एक रिलेशन आ जाता है, जो हमारी गन की है और जो हमारी जो बुलेट की है उन दोनों में। यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपने कैपिटल वी की वैल्यू, मीन्स वेलोसिटी ऑफ अ गन, जो कि आ जाती है वी इज इक्वल टू माइनस का एम स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम, मीन्स स्मॉल एम का मतलब है हमारा मास ऑफ बुलेट और स्मॉल वी का मतलब है हमारे वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिस तरफ वो फायर हुई है, और कैपिटल एम का मतलब है हमारा मास ऑफ द गन, और जो कैपिटल वी है उसका मतलब है हमारा वेलोसिटी ऑफ द गन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है हमारा नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट रिकॉइल, मीन्स जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है हमारा एक तरीके से नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कोई भी चीज अगर हमारा एक्शन हो रहा है, अगर उसका हम कुछ अपोजिट लेंगे रिएक्शन, तो वो हम लेते हैं नेगेटिव में। मीन्स जैसे हमने बुलेट फायर की, वो हमने मान लो स्ट्रेट डायरेक्शन सामने वाले नॉर्थ डायरेक्शन में फायर की है, अगर हमारी जो गन है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है, मीन्स उसका जो रिकॉइल होगा, जो वो गन जाएगी वो पीछे जाएगी। तो इस नेगेटिव साइन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो हमारी गन होती है वो रिकॉइल करती है। मीन्स जब हम गन को फायर करते हैं तो जैसे हम सपोर्ट भी रखते हैं, सपोर्ट इसलिए रखते हैं ताकि वो ज़्यादा पीछे ना जाए और मतलब कोई हमें भी कोई डैमेज ना हो। तो ये आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने किया है रिकॉइल ऑफ द गन। मीन्स मेन हमें दिखाना है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन रिकॉइल्स। हमारे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ से, और हमारी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं अकॉर्डिंग रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और हाँ जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।